नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर की सीरीज़ में आज हम लोग इंटरनेशनल करंट अफेयर देखेंगे। देखिए, इंटरनेशनल करंट अफेयर में अगर हम बात करें तो बीपीएससी में जो भी दुनिया में कुछ नई पहली बार कोई चीज़ें होती हैं या कोई देश कोई नया इनिशिएटिव लेके आता है तो वहाँ से क्वेश्चन बनता है, या कोई समिट हो जिसमें भारत पार्टिसिपेट किया हो तो उस टाइप से सवाल यहाँ पे बनता है। तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो सकता है। एक पहला क्वेश्चन है म्यूजियम ऑन फ्यूचर। यह अगर हम बात करें इसकी तो यह बन रहा है यूएई में, ठीक है, और यह दुनिया का सबसे खूबसूरत इमारत होगा। दुनिया का सबसे खूबसूरत इमारत होगा। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है, आप इसे याद रखेंगे। यह स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। यह पूरा जो इमारत बना है स्टेनलेस स्टील का बना है। ये भी पूछा जा सकता है कि जो दुनिया का सबसे खूबसूरत इमारत बन रहा है म्यूजियम ऑन फ्यूचर, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, वह किस मतलब किस पदार्थ से बन रहा है, किस एलिमेंट से बन रहा है। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, आप याद रखेंगे। और इसकी खासियत क्या होगा कि यह जो म्यूजियम ऑन द फ्यूचर है यह आपको 2071 का दुनिया दिखाएगा। मतलब यह दिखाएगा कि 2071 में किस तरह की टेक्नोलॉजी विश्व में होगी, दुनिया कैसा होगा 2071 में। मतलब वह आपको एक फ्यूचर में ले जाके आपको दिखाएगा कि दुनिया 2071 की ऐसी होगी, है ना। कहने का मतलब है कि यह जो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर है यह एक ऐसा इमारत होगा जिसमें आप जाएंगे तो यह आपको लगभग 50 साल आगे दुनिया कैसा होगा वो दिखाएगा। बस अब देखिए, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है। एक इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ है, वो है म्यूजियम ऑन व्हील्स। देखिए, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर यूएई में बन रहा है, लेकिन म्यूजियम ऑन व्हील्स की बात करें तो यह कोलकाता में बन रहा है। तो आप दोनों में कन्फ्यूज़न मत करेंगे। भारत वो चक्का है जो दुनिया को घुमाता है, तो आप इसे रिलेट करेंगे। व्हील्स की बात आएगी तो भारत होगा, और फ्यूचर की बात होगी तो यूएई होगा, मतलब विदेश की बात हो रही है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूज़न मत रखेंगे। हम इस क्वेश्चन को हम कराए थे नेशनल करंट अफेयर में, लेकिन आज हमको एक क्वेश्चन मिला तो हम सोचे कि दोनों में कन्फ्यूज़न थोड़ा दूर कर दें। तो एक है म्यूजियम ऑन ऑफ द फ्यूचर, एक है म्यूजियम ऑन व्हील्स। एक कोलकाता में है, एक यूएई में, दोनों में थोड़ा सा अंतर रखेंगे। अगर हम यूएई की बात करें तो एक दो खबर यहाँ से और इम्पोर्टेंट है। एक आईआईटी से रिलेटेड खबर है। अब तक आईआईटी की अगर हम बात करें तो भारत में ही है, भारत की आईआईटी भारत में ही होगी, ये स्वाभाविक बात है। लेकिन भारत से बाहर पहली बार आईआईटी खोलने का घोषणा किया गया है। तो किस देश में खुलेगा, वह देश है यूएई। और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, आप इसे याद रखेंगे। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि आईआईटी भारत से बाहर दुनिया में पहली बार किस देश में खुलेगा, तो होगा यूएई में। एक और इससे रिलेटेड है, एक इन्फिनिटी ब्रिज है। यह इन्फिनिटी शेप का ब्रिज है, यही साइज है इन्फिनिटी का, और इसी टाइप के ब्रिज है। यह ब्रिज वहाँ पे बनाया गया है, और ये दुनिया में मतलब इस टाइप का बड़ा यूनिक ब्रिज है जिसके लिए फेमस रहा। तो आप इसे याद रखेंगे कि अगर एग्ज़ाम में पूछा है कि इन्फिनिटी ब्रिज कहाँ बना है तो आप एग्ज़ाम में याद रखेंगे कि ये बना है यूएई में, ठीक है। ये 2-3 फैक्ट था यूएई से रिलेटेड। चलिए अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। एक है साइक्लोन बत्सिराई। साइक्लोन बत्सिराई है। तो इस टाइप से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं कि यह साइक्लोन अभी हाल ही में किस देश में आया था। तो आप याद रखेंगे यह देश का नाम है मेडागास्कर। और मेडागास्कर का अगर हम लोकेशन पूछें आपसे कि मेडागास्कर है कहाँ पे, तो आपको मेडागास्कर का लोकेशन याद होना चाहिए। ये अगर इंडिया है, इधर साइड में अफ्रीका होगा, तो अफ्रीका और इंडिया के बीच में ये जो यहाँ का जो पोर्शन है यही है आपका मेडागास्कर, ठीक है। मतलब ये जो अफ्रीका है, अफ्रीका का ईस्टर्न पार्ट जो है यहीं पे मेडागास्कर है। छोटा सा एक आइलैंड है यहाँ पे, ये छोटा सा आइलैंड है, वहीं मेडागास्कर है, अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट पर है, जो कि इंडियन ओशियन में स्थित है, ठीक है। आपसे एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि मेडागास्कर का लोकेशन कहाँ पे है,
कहाँ पे, इंडियन ओशियन में है कि हिंद प्रशांत महासागर में, इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि मेडागास्कर जो है इंडियन ओशियन में है। चलिए, मेडागास्कर से रिलेटेड एक और न्यूज़ है। यहाँ पे अगर हम मेडागास्कर की बात करें तो महात्मा गांधी ट्रायंगल पार्क ये बन रहा है, मेडागास्कर में बन रहा है। ये कौन इसका उद्घाटन किए हैं? भारत के वहाँ पे जो राजदूत हैं, इनका नाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नाम नहीं पूछेगा, भारत के राजदूत हैं, वहीं उसको उद्घाटन किया। और क्या मकसद था इसका? भारत अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो इसी को याद करते हुए भारत अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी को याद करते हुए वहाँ पे एक पार्क बना है, जिस पार्क का नाम रखा गया है महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल पार्क। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन होगा, महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल पार्क कहाँ बन रहा है? तो ये बन रहा है मेडागास्कर में। आप इसे याद रखेंगे। महात्मा गांधी से एक और खबर याद आ गया। मॉरिशस की अगर हम बात करें तो मॉरिशस में जो मेट्रो स्टेशन है उसका, मॉरिशस में जो सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन है उस स्टेशन का नाम रखा है महात्मा गांधी। तो ये 2-3 खबर हैं, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक यूपीआई से रिलेटेड खबर है। यूपीआई है क्या? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आप फ़ोनपे वगैरह चलाते हैं तो आप देखेंगे उसमें यूपीआई वगैरह होता है। आपका मोबाइल नंबर होगा प्लस @YBL करके लिखा रहता है, या आपका नेम होगा उसके बाद @YBL करके लिखा रहता है। यही यूपीआई आईडी जनरली होता है। और यूपीआई आईडी जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसको बनाया किसने है? इसको बनाया है एनपीसीआई। इस पे यूपीएससी 1-2 साल पहले क्वेश्चन बनाए थे एनपीसीआई पे। हालांकि बीपीएससी पे इस क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप इतना जानिए कि यूपीआई को बनाया किसने है, तो एनपीसीआई के द्वारा ही सारा कुछ ये सब रेगुलेट होता है। अब इसमें क्वेश्चन ये बनेगा कि यूपीआई तो भारत में चलता है, लेकिन अभी भारत के यूपीआई को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? वो बना है नेपाल। नेपाल का अपना कुछ यूपीआई आईडी नहीं है, उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, और नेपाल को डिजिटल करेंसी पे आना है। तो इसी के लिए वह भारत से डिजिटल करेंसी के लिए मदद ले रहा है। डिजिटल कैसे किया जाए, भारत से मदद ले रहा है। तो भारत अपना जो यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, उसको नेपाल को मतलब शेयर करेगा, टेक्नोलॉजी साझा करेगा, और भारत के यूपीआई के थ्रू ही वहाँ पे बनाया जाएगा, ठीक है। तो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि भारत का यूपीआई दुनिया में कौन देश अपना रहा है, तो आंसर होगा आपका नेपाल। चलिए, चौथा क्वेश्चन हाइड्रोजन से रिलेटेड है। देखिए, हाइड्रोजन एक फ्यूल के रूप में यूज होता है, जो कि कार्बन एमिशन बहुत कम होता है इसमें। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो दुनिया में इस हाइड्रोजन से बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है, बोट चलाई जा रही है। तो ये सब कहाँ पे चल रहा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हाइड्रोजन से दुनिया में पहली बार बुलेट ट्रेन चलाएगा जापान। जापान हाइड्रोजन से बुलेट ट्रेन चलाने वाला पहला कंट्री बना है। और साथ में एक और बात करें तो यूएई की जो बात करें, यूएई एक बनाया है फ्लाइंग बोट। फ्लाइंग बोट, और इस बोट का नाम है द जेट। द जेट एक बोट है जो कि यूएई ने बनाया है, और दुनिया का पहला ऐसा बोट है जो कि हाइड्रोजन से चलेगा। तो आप याद रखेंगे, हाइड्रोजन से अगर बुलेट ट्रेन की बात हो तो आप जापान आंसर लगाएंगे, और फ्लाइंग बोट की बात हो तो यूएई आंसर लगाएंगे, ठीक है। यह 2 न्यूज़ है जो हाइड्रोजन से दुनिया में पहली बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो आप इन्हें याद रखेंगे। योगा से रिलेटेड एक खबर था। योगा जो है फर्स्ट गल्फ कंट्री बना है सऊदी अरब। ये पहला गल्फ कंट्री बना है जो योगा को एक्सेप्ट किया है।
योगा को मतलब बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। और आपको पता होगा योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ये 2-3 साल पहले एग्ज़ाम में पूछा भी था बीपीएससी का। और भारत के कहने पे यूनाइटेड नेशन ने मतलब योगा दिवस 21 जून को घोषित किया और दुनिया में इसको 21 जून को योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह पहला गल्फ़ कंट्री बना है सऊदी अरब जो कि योगा को प्रचार प्रसार और बढ़ावा को अपनाया है। साथ में अगर सऊदी अरब की हम एक और बात करें तो सऊदी अरब में एक बन रहा है लग्जरी होटल। अब ये लग्जरी होटल किसके लिए बन रहा है? ये बन रहा है ऊँटों के लिए। ऊँट के लिए लग्जरी होटल बन रहा है। यहाँ पे ऊँटों के रहने, खाने, पीने, सोने और तमाम तरीके की मतलब हेल्थ का भी व्यवस्था आपको मतलब लग्जरी होटल नाम से ही पता चल रहा है। मतलब ऊँटों के लिए यहाँ पे पूरा व्यवस्था है। अब पता ना ऊँट से ये लोग का कितना प्यार है कि जो भी है, लेकिन सऊदी अरब में ऊँट का पहला बन रहा है लग्जरियस होटल। तो यह एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। एक ऊँट महोत्सव भी हुआ था 1-2 साल पहले, तो बीपीएससी इस टाइप का सवाल पूछा था। तो ऊँट पे बीपीएससी को थोड़ा प्यार है तो आप इसे याद रखेंगे। एक टर्की का जो अभी नाम है, टर्की का नाम अभी चेंज हो गया है। इसका जो नाम चेंज हुआ है, ये नया नाम इसका हुआ है, आप इसका स्पेलिंग भी याद रखेंगे, TURKIYE, तुर्किये। देखिए तुर्किये का मतलब होता है कहीं भी कोई भी देश का नाम उसके कल्चर और विरासत के नाम पे रखा जाता है, जिससे उसकी मतलब एंशियंट की उसकी विरासत की कुछ झलक मिले। जैसे इंडिया का नाम है भारत, तो भारत का नाम भरत के नाम पे रखा गया है। तो अगर हम भारत की बात करें तो इसमें भारत का जिक्र आता है। तो कोई भी देश का नाम इसी आधार पर रखा जाता है कि उसकी विरासत उसमें झलके, उसकी कल्चर उसमें समाहित हो। तो जो टर्की है इससे बेहतर नाम तुर्की है। इसमें अगर हम देखेंगे तो वहाँ का तुर्की का जो कल्चर है, वहाँ का जो सिविलाइजेशन है, जैसे जैसे विकास हुआ, इस नाम के प्रति ये लोग ज़्यादा अपने आप को जोड़ते हैं और ये उनके कल्चर को थोड़ा सा करीब लाता है। इसीलिए टर्की ने अपना नाम बदल दिया है। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में आए कि टर्की ने अपना नाम क्यों बदला, तो ऐसा तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। फिर भी आप याद रखेंगे कि जो टर्की है इसमें इससे ज़्यादा बढ़िया नाम वहाँ की विरासत और संस्कृति तुर्की में मिलती है उन लोगों की, इसीलिए वो लोग उस देश ने अपना नाम टर्की से हटाकर तुर्की रख लिया। ठीक है। अब जैसे भारत का एग्जाम्पल बेस्ट रहेगा, जो भारत का भारत देश है वो भारत के नाम पे रखा गया है। तो यहाँ भी अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जिक्र आता है और भारत जो है भारत की विरासत को, एंशियंट काल को दर्शाने का एक बेहतर मतलब हमारा कल्चर रहा है, तो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यही सब चीज़ें, नाम में कुछ होता नहीं है, लेकिन नाम आदमी जनरली वही रखता है जो परंपरा से आ रही है और इसमें कुछ परंपरा का जिक्र हो, यही है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। आपको ये पूरा आप याद रखेंगे, वर्ड भी याद रखेंगे। हालांकि इस टाइप से अगर क्वेश्चन बनेगा तो ऑप्शन में तुर्की कुछ करके बहुत सारा आएगा, तो मैं कहूँगा कि आप पूरा इसको याद रखेंगे, TURKIYE। ठीक है। चलिए, एक माली देश है, माली अफ्रीका का देश है। अगर अफ्रीका देखेंगे तो नाइजीरिया के पास में देश है माली। यहाँ पे 2013 से फ्रांस की सेना यहाँ पे काम कर रही थी। अभी 9 साल बाद फ्रांस ने अपनी सेना को माली से बुलाने की घोषणा की है। जैसे अफ़गानिस्तान में आप देखेंगे अमेरिका की फ़ौज कुछ दिन से काम कर रही थी, उसी तरह माली में हम देखेंगे तो फ्रांस की सेना काम कर रही थी 2013 से। तो 9 साल बाद फ्रांस ने अपनी सेना को माली से बुला लिया है। तो यह एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माली से कौन से देश ने अपनी सेना को वापस बुला लिया, या फ्रांस ने किस देश से अपनी सेना को वापस बुला लिया है। तो आप याद रखेंगे, इसमें आंसर होगा माली और फ्रांस। ठीक है। और अफ्रीका का एक देश है माली। सोलोमन आइलैंड कहाँ पे है? देखिए, अगर बीपीएससी का कोई भी आप एग्ज़ाम देखें तो एक आइलैंड पे क्वेश्चन ज़रूर आता ही आता है। आइलैंड से बीपीएससी को बहुत प्यार है, तो इसीलिए जो भी आइलैंड आपको मिले, करंट में मिले या स्टैटिक में मिले, जो भी मिले आप उसको रट जाइए, समझ लीजिए, नहीं तो रट लीजिए, क्योंकि आइलैंड से क्वेश्चन बनता है। सोलोमन आइलैंड कहाँ पे है?
यह है आपको साउथ नहीं, ईस्ट पैसिफिक ओशन में है, ठीक है। ये है कहाँ पे, इसका लोकेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, इसके ऊपर देखेंगे, इसके ऊपर है पापुआ न्यू गिनिया है ना, GUI न्यू गिनिया होता है। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसके ऊपर पापुआ न्यू गिनी है, और इसके ईस्ट पोर्शन में देखेंगे तो यहीं आपको सोलोमन आइलैंड, ठीक है। तो सोलोमन आइलैंड का जो लोकेशन है वो पूरा ईस्ट पैसिफिक ओशियन में पड़ता है। अगर आपसे लोकेशन पूछा जाए कि सोलोमन आइलैंड कहाँ पे है, तो ईस्ट पैसिफिक ओशियन में है, आप इसे याद रखेंगे। अब ये चर्चा में क्यों रहा है, तो चर्चा में इसके रहने का कारण ये है कि यहाँ पे USA ने एक अपना एम्बेसी बनाया है। अब एम्बेसी बनाया तो इतना ज़रूरी क्यों है, इसमें क्या खासियत है, कहीं भी देश में एम्बेसी बना सकता है, लेकिन यह चीन के प्रभाव को रोकने के लिए बनाया है। चीन के प्रभाव को रोकने के लिए, कम करने के लिए USA ने सोलोमन आइलैंड में एक अपना एम्बेसी बनाया है। तो आपसे एग्ज़ाम में यही पूछा जा सकता है कि सोलोमन आइलैंड है कहाँ पे, लोकेशन पूछा जा सकता है। दूसरा पूछा जा सकता है कि सोलोमन आइलैंड में कौन से देश ने अपना एक एम्बेसी बनाया है, तो USA बनाया है। या ये भी पूछा जा सकता है कि USA ने अपना एम्बेसी अभी कहाँ बनाया है, तो सोलोमन आइलैंड में बनाया है। यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकता है। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। वन ओशन समिट हुआ है, यह कहाँ पे हुआ है, अगर हम इसकी बात करें, इसको होस्ट किया है फ्रांस में हुआ है, और इंडिया वहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, और इंडिया और फ्रांस के बीच में काफ़ी समिट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी समिट हुए इंडिया और फ्रांस के बीच में। तो इंडिया और फ्रांस के बीच में समिट हुआ किस चीज़ पे, ये हुआ है आपको ब्लू इकोनॉमी पे। अब ब्लू इकोनॉमी है क्या, देखिए जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये नए तरीके का इनिशिएटिव है, नए तरीके का सोच है, वैसे ही ब्लू इकोनॉमी है। यह अगर 50 साल पहले की हम बात करें तब ब्लू इकोनॉमी जैसा कोई टर्म था नहीं, लेकिन अभी कुछ दिनों में नए नए टेक्नोलॉजी की जब विस्तार हुई है तो ब्लू इकोनॉमी एक नया टर्म आया है। इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए ब्लू इकोनॉमी भी काफ़ी अस्थायी। इसमें होता क्या है, इसमें होगा कि जितने महासागर आपके ओशियन हैं उसमें देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो टोटल हमारा ट्रेड होता है, लगभग ट्रेड 90% जो ट्रेड होता है हमारा, वो समुद्रों के माध्यम से होता है। अब USA कुछ भेजना है सामान, तो हम ट्रक से या जहाज़ से नहीं ना भेजेंगे, उसको हम पानी जहाज़ से ही भेजेंगे, वो समुद्र के द्वारा ही जाएगा। तो जो इंटरनेशनल ट्रेड हमारा होता है, लगभग 90% जो ट्रेड होता है समुद्र के द्वारा होता है। तो ब्लू इकोनॉमी का मतलब है, देखिए ब्लू का मतलब होता है वाटर तो ब्लू के संदर्भ में देखा जाता है, और इकोनॉमी का मतलब होता है कि महासागर में जो भी गतिविधि है उसको हम कैसे कंट्रोल कर पा रहे हैं, वही वहाँ से जो हम लाभ ले पा रहे हैं, वही जो है हमको ब्लू इकोनॉमी के संदर्भ में देखा जाता है कि महासागर है और ओशन का जो रिसोर्सेज है हमारा, उसको हम कैसे मैनेजमेंट करते हैं, कैसे अपना ट्रेड करते हैं, और कैसे हम लाभ कमा लेते हैं। इन सारे चीज़ों का जो मैथमेटिक्स है उसी को हम कहते हैं ब्लू इकोनॉमी, ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ है, एक तो ब्लू इकोनॉमी पे हम फोकस करेंगे, हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करें, क्योंकि जो महासागर से जो ट्रेड होता है, पानी के थ्रू जो हमारा ट्रेड होता है वो काफ़ी सस्ता होता है। सड़क के मुकाबले देखा जाए तो पानी वाला ट्रेड काफ़ी सस्ता होता है। तो हर सरकार का ये फोकस होता है कि हमारा ट्रेड पानी से ज़्यादा हो और सड़क से या हवाई या जो रूट है उससे कम हो, ठीक है। एक तो इस पर फोकस करना है। दूसरा है ओशियन गवर्नेंस, मतलब आप देखेंगे कि EEZ होता है, EPZ होता है,
आपने इकोनॉमिक्स में इन सारे टर्म को पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में भी मिलता है, कॉमन चीज़ है, दोनों जगह मिलता है। तो ओशियन गवर्नेंस जो है मतलब इसमें एक हम पॉलिसी बनाएं और कौन पॉलिसी हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगी, जिससे दूसरे देशों के साथ हमें ज़्यादा विवाद नहीं हो और हमको प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो ये दो चीज़ों पर इसमें फोकस किया जाता है, एक तो ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना है, दूसरा ओशन गवर्नेंस को एक बेहतर तरीके से सुनिश्चित करना और एक अच्छा मैनेजमेंट करना है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन बनेगा कैसे, ये तो हो गया जो था मेंस का था, इसमें प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसमें क्वेश्चन यही बन सकता है कि वन ओशन समिट कौन देश ने होस्ट किया है, तो फ्रांस किया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनेगा भारत ने ओशन के लिए एग्रीमेंट किस देश के साथ किया है, या ब्लू इकोनॉमी के साथ एग्रीमेंट किस देश के साथ किया है, तो फ्रांस के साथ किया है। मतलब ओशन से रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप फ्रांस मारेंगे, ये बेटर टेक्निक है और यही एक क्वेश्चन बन सकता है। बाकी नीचे वाला जो है वुमेंस के लिए पीटी में वो सब नहीं पूछेगा। एक तंबाकू छोड़ो ऐप आया है और यह ऐप की अगर हम बात करें तो यह ऐप लाया है WHO। अब ये नहीं कि आप भारत का हेल्थ मिनिस्ट्री मार देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तंबाकू छोड़ो ऐप जो लाया है WHO लाया है। इस ऐप के थ्रू जो भी तंबाकू से एडिक्टेड लोग हैं उनको बताया जाएगा, समझाया जाएगा और चेतावनी के रूप में वो ऐप में कुछ होगा। अब जिसको होगा वो जिसको तंबाकू का लत होगा वो इसको यूज़ करे और छोड़ दे। तो हम ऐप तो देखे नहीं हैं, लेकिन ऐप में यही है कि थोड़ा सा आप उसमें कुछ वार्निंग दिया जाएगा, कुछ कैसे कैसे छोड़ना है, कुछ स्टेप वाइज होगा, तो उसको आप देख के आपको मतलब लत अगर छोड़ना हो तो ये ऐप आपको मदद करेगी, कुछ इंसिस्ट करेगी कि आप छोड़िए और अच्छी अच्छी चीज़ें होगी। WHO बनाया तो काफ़ी अच्छा ही होगा। चलिए तंबाकू छोड़ो ऐप हो गया। अब देख लेते हैं फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। देखिए यह आपसे इस टाइप के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी लागू करने वाला कौन सा देश है, तो यह देश है पाकिस्तान। देखिए इनको आज़ादी मिली 1947 में और इनका अभी तक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी भी नहीं बन पाया था। पहली बार इनका अभी बना नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। बताइए कितना ये गलत बात है, भारत में तो बहुत पहले बन गया है सब चीज़। तो चलिए आपसे एग्ज़ाम में यही पूछा जा सकता है कि फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अभी हाल ही में किस देश ने बनाया है, तो आपका आंसर होगा पाकिस्तान, ठीक है। ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं पढ़ना है। ऑनलाइन सेफ्टी बिल यह किस देश ने लाया है? ऑनलाइन सेफ्टी बिल अगर हम इसकी बात करें, यह लाया आपको ऑस्ट्रेलिया। ऑनलाइन सेफ्टी बिल ये है क्या? यह सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया पर जो लोगों को हरास किया जाता है, कुछ गलत कमेंट किया जाता है या लोगों को मतलब किसी गलत तरीके से, गलत दुर्भावना से उनको छेड़ा जाता है, इसको रोकने के लिए और जैसे धमकी वगैरह देना, मतलब सोशल मीडिया पर आप जो भी थ्रेट वाला काम करते हैं, गलत काम करते हैं, उसको रोकने के लिए यह लाया गया है ऑनलाइन सेफ्टी बिल। तो यह लाया है ऑस्ट्रेलिया, बाकी इसमें कुछ डिटेल जानने का नहीं है। एक अगला क्वेश्चन है, यह ISA है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये है कहाँ पे? यह है आपको गुरुग्राम में, पहले तो गुड़गांव था, अब गुरुग्राम हो गया है, हरियाणा। अब देखिए इसमें होगा क्या, अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो 2015 में इसकी स्थापना हुई है। इंडिया और फ्रांस दोनों मिलकर इसकी स्थापना करते हैं 2015 में। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? यह इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि अभी 2 देश इसमें नया मेंबर बने हैं। एक बना है 102वां देश, मतलब 102nd कौन सा कंट्री बना है मेंबर? यह बना है एंटीगुआ एंड बरमूडा। एंटीगुआ एंड बरमूडा। और 103वां कंट्री बना है, यह बना सीरियन अरब रिपब्लिक। आप इसे याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे 2 है लास्ट में, तो यहाँ पे भी 2 है, ऐसे कुछ रिलेट कर लेंगे आप एग्ज़ाम में, गलती होने की चांस कम रहेगा। यहाँ पे 3 है, सीरियन अरब रिपब्लिक, यहाँ पे 3 है। थोड़ा थोड़ा इस टाइप से ट्रिक वगैरह लगाएंगे तो आपको करंट याद करने में आसानी होगी। बाकी तो याद तो बहुत ही करना है, तो थोड़ा थोड़ा ट्रिक मिलाते रहिए, आपको चीज़ें आसान रहेगी। यहाँ पे 2 है, तो
देखिए गलत हो गया ट्रिक के चक्कर में। यहाँ पे 2 है लास्ट में, तो ये भी जो देखिए 2 कंट्री नहीं, कंट्री एक ही है, इसका नाम ऐसे है एंटीगुआ एंड बरमूडा, और 103 जो है सीरियन अरब रिपब्लिक। ठीक है, तो यही था आज का कुछ इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपके लिए क्वेश्चन है कि सोलोमन आइलैंड किस महासागर में स्थित है, और इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो जो भी आपको सही आंसर लगे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।